अमीर गरीब बहनें। रूपनगर गांव में अशोक अपनी पत्नी आशा और अपनी दो बेटियों मानसी और गीता के साथ रहता था। दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। गीता मानसी से बड़ी थी और वो स्वभाव से बहुत शांत और दयालु भी थी। वहीं दूसरी ओर मानसी बहुत लालची और बहुत ही घमंडी थी। एक दिन की बात है। गीता बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। लड़के वालों को मैं पहले से जानता हूँ। उनकी बाजार में एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। पापा, उनके पास पैसे और बड़ी गाड़ी तो है ना, नहीं तो ये शादी के बाद भी हमसे ही पैसे मांगने आया करेगी। चुप कर तू। अगर गीता की किस्मत में होगा तो उनके घर गाड़ियां भी चलने लगेगी, और किस्मत अच्छी ना हो तो चलती गाड़ियां भी बंद हो जाती है, समझी? तभी गीता अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, जैसा आपको सही लगे, आप जो करोगे अच्छा ही होगा। बेटा, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे मन को तसल्ली मिल गई है। कुछ ही दिनों में बहुत ही साधारण तरीके से गीता की शादी हो जाती है। गीता के ससुराल में उसके सास ससुर थे। राहुल की अपनी कपड़े की दुकान थी जो पहले राहुल के पिताजी चलाया करते थे, और अब वहाँ राहुल बैठा करता था। गीता अपने नए परिवार में बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद मानसी के लिए भी एक बड़े से घर से रिश्ता आता है और मानसी फट से हाँ कर देती है। पिताजी, मेरी शादी ना पूरी धूमधाम से होनी चाहिए। गीता की शादी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी शादी में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आखिर मेरे ससुराल वाले इतने अमीर हैं तो उनकी किसी भी कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में अशोक कर्जा उठाकर बहुत ही धूमधाम से मानसी की शादी कर देता है। मानसी का पति एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर था और उसकी सैलरी का पैकेज भी अच्छा था। उसका ससुर रिटायर अध्यापक था। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मानसी को अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड था। एक दिन की बात है। एक दिन गीता अपनी बहन मानसी को फोन करती है। अरे मानसी, शादी को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन तू अभी तक जीजा जी को लेकर हमारे घर पर नहीं आई। राहुल जी कब से बोल रहे थे कि उनको यहाँ बुला लो, सब लोग मिल लेंगे। बताऊं, अब ये कभी मुझे मूवी दिखाने ले जाते हैं तो कभी बाहर घुमाने, समय ही नहीं मिलता। और अभी तो लास्ट वीक ही हम गांव से होकर आए हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे जैसा घर चाहिए था, तुझे बिल्कुल वैसा ही घर मिला है। हाँ, इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। जीजा जी की तरह कोई मिल जाता तो पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होता। अच्छा दीदी, अभी मैं ना फोन रखती हूँ, हमें कहीं बाहर जाना है। और हाँ, देखती हूँ इनको बोलकर, जल्दी आने का बना तो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद दोनों बहनें फोन कट कर देती हैं और ऐसे ही समय बीतता रहता है। गीता अपने सास ससुर की बहुत ही सेवा करती थी और दुकान पर भी जाकर अपने पति राहुल का काम में हाथ बटाती थी। एक दिन मानसी अपने पति के साथ उनके घर आती है। दीदी, ये लो, मुंह मीठा करो, इन्होंने मेरे लिए नई गाड़ी ली है। अब मैं अकेले कहीं भी आ जा सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे जीजा जी, आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। और हाँ, अब आप भी कोई छोटी सी गाड़ी ले ही लो, आपके जो बजट में हो। अरे, हमें कार की क्या जरूरत है। पूरा दिन तो दुकान पर ही रहना होता है, और कहीं बाहर जाना हो तो मोटरसाइकिल तो है ना। भाई, गीता दीदी तो शिकायत नहीं करती, लेकिन अगर मैंने मानसी को मोटरसाइकिल पर कहीं ले जाना चाहा ना, तो ये तो मेरे साथ ही ना चले। दीदी, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा लेती? ऐसे मानसी अपनी बहन गीता और जीजा जी को बातों ही बातों में जलील करती है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये लोग गाड़ी लेने की खुशी में मिठाई देने आए थे या फिर हमें जलील करने आए थे? अरे आप भी ना क्या लेकर बैठ गए, इसकी तो आदत है, वो तो मुंह फटे कुछ भी बोल देती है। और वैसे भी आप किसी से कम थोड़ी ही ना हो। राजीव तो किसी कंपनी में काम करता है और मेरे पति तो खुद ही मालिक हैं। आप चाहो तो उनके जैसे 10 गाड़ियां खरीद सकते हो। गीता की बातें सुनकर राहुल बहुत मोटिवेट होता है
और वो दिल्ली मुंबई से कपड़े मंगवाकर अपनी दुकान पर सामान भरता है। अब लोगों को कम दाम पर अच्छे कपड़े मिल जाते थे, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। गीता घर का सारा काम खत्म करके राहुल की मदद किया करती थी। लोग जो एक बार उनकी दुकान से सामान लेते थे वो कहीं और नहीं जाते थे। ऐसे राहुल की दुकान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगी थी। अब राहुल कुछ ही समय में उस दुकान के साथ ही एक बड़ा सा मॉल खोल लेता है। वहाँ पर वो तरह तरह की वैरायटी के कपड़े रखता है। अब शहर के बड़े बड़े लोग भी उनके मॉल से शॉपिंग किया करते थे। बेटा, अब तुझे घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं। राहुल ने घर पर काम करने के लिए 2 काम वाली रखी हैं। हाँ माँ जी, लेकिन आपको चाय तो मैं ही अपने हाथ से बना कर दूंगी। हाँ बेटा, तेरे हाथ से बनी चाय का स्वाद ही अलग है। ऐसे सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। गीता के घर अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब उनका नाम भी शहर के अमीर लोगों में था। एक दिन गीता अपने ड्राइवर को लेकर मानसी के घर जाती है। जैसे ही गीता अंदर जाती है, वो देखती है कि मानसी और राजीव आपस में लड़ रहे थे। घर में खाने के लिए सामान नहीं है। पिताजी बेचारे अपनी पेंशन के पैसों से सामान लाने लग गए हैं। जब से तुम्हें कंपनी से निकाला है, घर पर पड़े रहते हो और कहीं और जाकर कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्या जरूरत थी तुमको अपनी कंपनी में इतना बड़ा घोटाला करने की? वो तो पापा जी हैं जो हर महीने उनकी पेंशन आ रही है तो घर पर खाना बन रहा है, नहीं तो सब भूखे ही मर जाते। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुमसे शादी हो गई मेरी। हाँ हाँ, जब सब ठीक था तो कहती थी गीता दीदी से अच्छी किस्मत पाई है मैंने जो तुमसे शादी हुई। अब मेरा समय खराब क्या चल रहा है तो कैसे बोल रही हो? तभी राजीव की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो देखता है कि गीता सामने खड़ी है। अरे गीता दीदी, आप यहाँ? दीदी, आप यहाँ अचानक बताकर तो आती। बताकर आती तो क्या अपनी बहन को अपनी हालत के बारे में बताती? दीदी किस मुंह से बोलती कि हम किस हालत में हैं? ये तो किसी के भी साथ हो सकता है मानसी। भगवान हर किसी का समय एक जैसा नहीं रखता, तो चिंता मत कर, मैं इनसे बोलकर कुछ करवाती हूँ। दीदी, आप जीजा जी से बोलकर इन्हें अपने मॉल में काम पर रखवा लो ना। ये अपनी पूरी मेहनत से काम किया करेंगे। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इनसे बोल दूंगी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ और ये लो कुछ पैसे रख लो, ये काम आएंगे तुम्हारे। गीता 10,000 रुपए मानसी को देकर वहां से अपने घर चली जाती है और वो राहुल को सारी बात बताती है। राहुल राजीव को अपने मॉल में काम दे देता है। गरीब का जादुई बैल। एक गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। राजेश अपने खेतों में खुद ही खेती किया करता था। उसके पास कोई भी जानवर नहीं था जिससे वो खेती कर सके। एक बार राजेश खेतों में काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी सीमा आ जाती है। आप अकेले ही काम क्यों करते हो खेतों में? आप बैल क्यों नहीं ले लेते जिससे आपका काम आसान हो जाए? मुझे पता है कि यदि मैं बैल ले आऊंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे पहले बता देते, मैं आपको पैसे दे देती। इस बात पर राजेश हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि सीमा के पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास कुछ गहने रखे हुए हैं जिसे बेचकर आप आराम से एक बैल ले आएंगे। वैसे भी वो गहने तो रखे ही हुए हैं और जब हमारी खेती अच्छी हो जाएगी तब हम उसे बेचकर अपने गहने वापस ले आएंगे। इस पर राजेश बहुत देर तक सोचता रहता है। ठीक है, तुम मुझे अपने गहने दे देना, मैं उन्हें बेचकर बैल ले आऊंगा। उसके बाद राजेश फिर से खेतों में काम करने लगता है और अगले दिन जाकर राजेश सीमा के गहने बेचकर एक बैल ले आता है और उससे अपने खेतों की जुताई करने लगता है। शुरुआत में तो राजेश को वो बैल सामान्य ही लगता है, लेकिन एक दिन जब राजेश उस बैल से जुताई कर रहा था तो वो देखता है कि वो जहाँ जहाँ बैल चलता जा रहा था वहाँ पर अपने आप फसल आ रही थी।
ये देखकर राजेश हैरान हो जाता है और वो अपनी पत्नी सीमा के पास जाकर, सुनो, जो हम कल बैल लाए थे वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सामान्य बैल नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और ये कहकर वो सीमा को अपने खेतों पर ले जाता है। खेतों में आकर जब सीमा फसल को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कल तक वहाँ पर कोई भी फसल नहीं थी। ये रातों रात फसल कहाँ से आ गई? हमारे खेतों में तो अभी ही बीज बोए हैं। हाँ, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। जब मैंने इस बैल को खेत में चलाया तो फसल अपने आप बड़ी हो गई। मुझे तो लग रहा है ये कोई जादुई बैल है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। अगर ये सच में जादुई बैल है तो हमारी तो किस्मत ही खुल गई। और ये कहकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ ये बात गांव में फैल जाती है कि राजेश के पास एक जादुई बैल है। और एक दिन की बात है कि राजेश सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि जादुई बैल घर पर नहीं था। सीमा, क्या तुमने हमारे बैल को कहीं देखा है? वो मुझे कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। नहीं जी, मैंने तो नहीं देखा। वो घर के बाहर ही तो बंधा रहता है। नहीं, वो घर के बाहर नहीं है। ये सुनकर सीमा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो दोनों बैल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी उन्हें बैल कहीं नहीं मिलता। इससे वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा बैल कहाँ चला गया होगा। कहीं उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया। तभी सीमा को याद आता है कि उन लोगों ने पूरे गांव में तो बैल को ढूंढ लिया, पर खेतों में जाकर देखा ही नहीं। हम लोग खेत पे चलते हैं, क्या पता हमारा बैल वहीं पर हो। इसके बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका बैल वहीं पर होता है और वो खेत जोत रहा था और वहीं पास में फसल कटी हुई थी। ये देखकर राजेश और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे, ये बैल तो यहीं पर है और ये फसल किसने काटी? मुझे तो लगता है कि ये सब इसी बैल ने किया है। क्या पता इसने अपने जादू से इस फसल को काट दिया हो और इसलिए तो ये अकेले ही खेत आ गया था। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों भागकर अपने बैल के पास जाते हैं और वो दोनों अपने बैल को गले लगाते हैं। बैल भी उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लोग अपने बैल को अपने घर ले आते हैं और अब वो दोनों अपने बैल का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखते थे और बैल ने उन्हें धीरे धीरे बहुत अमीर बना दिया था, जिससे राजेश सीमा के गहने भी छुड़ा कर ले आता है, जिसे देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बैल के साथ मिलकर अपना जीवन आराम से बिताते हैं।